हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं संडे टेस्ट नंबर 8। हर एक संडे को एक टेस्ट देखने को मिलता है जिसका नाम होता है संडे टेस्ट। तो आज 8वां नंबर का टेस्ट है। सातों टेस्ट आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको जेपीएससी या जेएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हुए होते हैं। तो वो आपका एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना चाहिए। दोनों लैंग्वेज में वीडियो है तो किसी को दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। जनरल स्टडीज का पोर्शन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अगर लगे कि इसका वीडियो पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चैनल का नेम सर्च करके वहाँ पे पीडीएफ इसको प्रोवाइड करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले एक गुजारिश है आपसे कि आपका जितना भी स्कोर आएगा, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपका स्कोर गिनते रहिएगा और जितना स्कोर आएगा अपना स्कोर जरूर लिख दें आप लोग को कमेंट्स में, ठीक है। चलिए, ये गुजारिश है, इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको आप लोग शॉर्ट में NHRC बोलते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनका नाम बताना है। जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस के बालाकृष्णन, जस्टिस AS आनंद या फिर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, कौन है वह पर्सन। इसका आंसर होगा आपका डी। आपका आंसर क्या होगा, डी। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो है सभी प्रेजेंट में चेयरमैन देखने को मिलेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा जो कि डिस्कस करना होगा। यह देखिएगा, जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं 8th नंबर के जो हैं से आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो मन में प्रश्न जरूर उठेगा कि फर्स्ट कौन थे। तो चलिए, फर्स्ट में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा देख लिए 8th नंबर के। तो फर्स्ट में थे आपको फर्स्ट चेयरमैन देखने को मिलेंगे। पहले मैं इसका इस्टेब्लिशमेंट बताता हूँ, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 उस दिन को इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। तो इसको याद रखें। पॉइंट नंबर सेकंड, इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम था सी रंगराजन मिश्रा। CRM आप लोग नाम सुन रहे कंप्यूटर में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, तो उसे याद रख लीजिएगा। यह फर्स्ट नंबर के आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ओके। और इससे पहले जो 8वां नंबर के जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, तो 7th नंबर का कौन है, तो 7th नंबर का आप लोग देख लीजिएगा, जो HL दत्तू जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो HL दत्तू जो है फर्स्ट नंबर के आप लोग को चेयरमैन देखने को मिलेंगे, ओके। HL दत्तू, इसका आंसर हो गया जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ओके। अब NHRC आखिर करता क्या है, तो देखिएगा, भारत में कहीं भी अगर कोई भी मानव का जो अधिकार होता है, ह्यूमन का राइट होता है, उसका वायलेशन होता है तो तुरंत पिक्चर में आ जाता है, और उसको जो मानव का अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि किसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए उन लोग का अधिकार का, ओके। तो यही सारा इसका काम होता है, तो देख लीजिएगा। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना उचित रहेगा कि जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखा आपने। उसी तरह से वर्ल्ड में जो है एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसको आप लोग बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, विश्व मानवाधिकार आयोग आप लोग बोलते हैं, ओके। यूनाइटेड नेशन का है। इसकी स्थापना देखिएगा 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। उस 1948 को किया गया था, इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसको पॉइंट को इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड आपको पूछेगा ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर आपका आंसर होना चाहिए, ओके। तो इसको देख लीजिएगा। तो यही NHRC यानी कि इंडिया में और वर्ल्ड में सारा जो है मिलकर ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं। कहीं भी किसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट का, ओके। तो इस तरह से कुछ बॉडी है, तो सब चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे, ओके। और देखिएगा अरुण कुमार मिश्रा जी का, तो यह तो मुझे नहीं लगता है वो उतना अंदर जाएंगे। राजस्थान और कोलकाता हाईकोर्ट के जज रह चुके थे ना, राजस्थान और कोलकाता हाईकोर्ट के जज रह चुके थे। झारखंड में हाईकोर्ट आपका देखने को मिलेगा, ओके। 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। और हाईकोर्ट के जितने भी जज होते हैं, हाईकोर्ट के जज जो होते हैं वह आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट जो होता है वो जो होता है आर्टिकल 216 के तहत जो है इसको आप लोग को बनाया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, क्लियर। अब इसमें अपॉइंट किया जाता है उन लोग को जजेज को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। झारखंड में देखिएगा आपको विनोद कुमार गुप्ता जी फर्स्ट जज थे आपके बार बार गा रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो थे झारखंड रांची हाई कोर्ट के। और उसके बाद अभी देखिएगा आपको कौन है, आपको रवि रंजन जी देखने को मिलेंगे वर्तमान में ना। चलिए, तो सारा कुछ कुछ चीज़ है, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो ये आपको कोलकाता हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में आप सेवा दे चुके हैं, ओके। इनको याद रख लीजिएगा। पहला हाई कोर्ट कौन था भारत का, आपको पता है ना। तो पहला हाई कोर्ट था, आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता वगैरह और मद्रास, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट था 1862 वगैरह में इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो सारे थे, ओके। और सबसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सबसे लेटेस्ट बता देता हूँ, जो अमरावती देखे हैं, जो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल नया बना है अमरावती, ओके। तो जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह 2019 में फॉर्म हुआ है, तो वह सबसे लेटेस्ट है ना।
ओके, क्या है, सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी तक टोटल 25 हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, ये सब कुछ कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा। देखिए रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ आता है तो आपको मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ। और देखिए सब फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में आपका जीएस पोर्शन में बन जाएगा। ओके, और उससे रिलेटेड आता है, अगर हाई कोर्ट वगैरह कहीं आता है तो सब कुछ चर्चा कर देना उचित रहता है। तो ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। अब बोला जाता है कि इनमें से देखिए कुछ कुछ इंडियन स्टेट्स हैं, तो उनके बारे में इसके बारे में आपको बताना है कि किस स्टेट में जो है से आपको सोलर एनर्जी का हाईएस्ट पोटेंशियल है। क्या है, सोलर एनर्जी का हाईएस्ट पोटेंशियल है। तो कहाँ पे होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। ओके, कहाँ पे होगा, तो देखिए राजस्थान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ता है, तो जहाँ पे ज़्यादा धूप वगैरह पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे जो होगा से आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा पोटेंशियल होगा, वहाँ पे संभावना क्षमता ज़्यादा होता है कि सोलर एनर्जी वहाँ पे जनरेट होगा। ओके, तो इसको याद देख लीजिएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। अब कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा तो आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। राजस्थान यहाँ पे देख लिए, अगर थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ ओके पूरा वर्ल्ड में कि सबसे ज़्यादा जो है सोलर कैपेसिटी वगैरह कहाँ पे है, तो चाइना अव्वल नंबर पे आता है। चाइना बहुत चीज़ में आगे है भाई, चाइना आता है, उसके बाद यूएसए है ना जी, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद जापान वगैरह देखने को मिलेगा। ओके, जापान थर्ड नंबर पे, जापान के बाद जर्मनी का नंबर आता है। ओके, तो जी लिख देता हूँ सिर्फ समझ जाइएगा, जर्मनी, और उसके बाद 5वां नंबर पे इंडिया है। तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी में देखिएगा तो इंडिया जो है 5वें नंबर पे है। क्या है, इंडिया 5वें नंबर पे है। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। इंडिया में देखिएगा नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 2010 में। कब हुआ था, नेशनल सोलर मिशन की जो शुरुआत हुई थी 2010 में हुआ था। इंडिया का टारगेट देखिए पहले तो शुरू बोला गया था कि हम लोग को जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसका टारगेट 175 गीगावाट रखा गया था 2022 तक। ये भी याद रख लीजिएगा, 2022 तक के बारे में बात कर रहा है। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 175 गीगावाट, जिसमें 100 गीगावाट जो था किसका था, 100 गीगावाट था वह सोलर का था। किसका, सोलर का था, यानी कि सूर्य वाली ऊर्जा। बात समझ आ गया, तो इसका है। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग अब इसको थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं, तो अभी वर्तमान में देखिएगा 2030 से हम लोग अपना टारगेट कर लिए हैं, और 2030 में हम लोग 450 गीगावाट जो है 450 गीगावाट अब हमारा टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें 450 गीगावाट, जिसमें 300 गीगावाट आप लोग देखने को मिलेगा सोलर का, है ना। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 300 गीगावाट किसका है, 300 गीगावाट आप लोग देखने को मिलेगा सोलर का। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कब तक, 2030 तक इंडिया का टारगेट है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल सोलर मिशन 2010 में इसको आप लोग इस्टेब्लिश किए थे। और कुछ, चलिए थोड़ा सारा चीज़ हो गया। और चलिए सोलर वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सन का तो जो सोर्स होता है, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, सन में जो एनर्जी का सोर्स है वह न्यूक्लियर आपको फ्यूजन देखने को मिलता है ना। सन का जो एनर्जी का सोर्स है वह फ्यूजन होता है। अब थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। एक होता है फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो सन का आप लोग का लाइट होता है, क्या होता है, सन का लाइट होता है, तो वह जो सोलर पैनल पे पड़ता है, क्या होता है, सोलर पैनल पे जो पड़ता है, तो उस सोलर पैनल क्या करता है कि इसको सनलाइट को सीधे जो है से इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसी को फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ यहाँ से हो गया। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा क्या बनता है सोलर के बारे में, कि सोलर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सोलर बनाने के लिए आप लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। किसका, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। एक तरह का यह सेमीकंडक्टर है। क्या है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा जो यहाँ पे प्लेट वगैरह देखने को मिलेगा, दो प्लेटों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है। जिस तरह से सेल होता है उस तरह से यहाँ पे प्लेट वगैरह थोड़ा सा लगा होता है, तो अलग अलग प्लेट जैसे अलग अलग एनर्जी जनरेट करते हैं, टोटल कंबाइन निकलता है। तो दो जो प्लेट होता है उसको जोड़ने के लिए आप लोग सिल्वर का यूज करते हैं। सिल्वर का सिंबल एजी होता है ना, अर्जेंटीनम। ओके, चलिए, तो एजी का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे अच्छा धरती पर कोई जो है चालक नहीं है, तो इसीलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए सोलर वगैरह देखिएगा थोड़ा सा महंगा होता है। ओके, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ओके, कुछ कुछ चीज़ याद रख सकते हैं, पूछा जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और कुछ, और गीगा का मतलब होता है 10⁹ ना, 10⁹ होता है गीगावाट, मतलब मेगा मतलब 10⁶ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑक्यूपेशन ऑफ द सदान ऑफ झारखंड। देखिए क्या हुआ है,
क्वेश्चन पढ़ने में गजब लग रहा है। इसको ना नेम नहीं मेन होना चाहिए। ऐसे ऐसे मिस्टेक कैसे हो गया भाई। अभी ना मतलब दिमाग ख़राब ही हो जाता है। जैसे अभी मैं आधा घंटा से हो गया, इतना नॉइज़ आ रहा था बाहर से व्हीकल वगैरह का, तो उसमें दिमाग तो ख़राब हो जाता है। रुक रहा हूँ फिर भी साउंड रुक रहा था, रिकॉर्ड कर रहा हूँ साउंड आ जा रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ साउंड आ जा रहा है। बहुत ज़्यादा साउंड हो जाता है, वीडियो को बंद करना पड़ रहा था। इसके लिए थोड़ा सा माइंड भी इधर उधर हो जाता है, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उतना माइंड ना करिए। पीडीएफ में सही प्रोवाइड कर देता हूँ ना। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ सदान ऑफ झारखंड। तो जो झारखंड के सदान के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है उसको बताना है। एक क्वेश्चन इजी है और आता भी है क्वेश्चन। आयरन मेल्टिंग, फार्मिंग, ट्रेडिंग या फिर वीविंग, क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आपको आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका फार्मिंग, खेती वगैरह कृषि वगैरह इन लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन देखिएगा इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। मेन है आपका कृषि ना। फार्मिंग देखिए एक अलग टर्म होता है, ओके। ऐसे मेनली रूप से आप लोग अगर एग्जाम में आएगा तो कृषि लगाइएगा ना, क्या आएगा, कृषि, खेती वगैरह होता है कृषि, ओके। तो देख लीजिएगा फार्मिंग इसका आंसर हो गया, खेती करते थे झारखंड के सैदान। झारखंड के सैदान आखिर हैं कौन। तो देखिएगा जो इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले झारखंड के जो है से गैर आदिवासी है ना, मतलब इंडो आर्यन बोलने वाले मूल निवासी है, लेकिन यह गैर आदिवासी जो है से हैं लोग, ठीक है। तो उसको आप लोग झारखंड के सैदान के नाम से जानते हैं। इन लोग का जो भाषा वगैरह देखिएगा खोटा वगैरह, पंच परगिनिया बोलता है, कुरमाली वगैरह और नागपुरी वगैरह सब भाषा वगैरह इन लोग बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं झारखंड के सैदान के बारे में, ओके। चलिए तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। चलिए तब कृषि की बात आया तो थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं कि यहाँ पे कृषि का क्या है। देखिए अब जब हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर जो है से स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। जो आर्टिकल 246 है, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल जाइएगा, 3 लिस्ट आता है, ओके, जिसमें स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट आता है, कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं झारखंड में टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल इसका कितना है। तो 79 आपको 716 और कहीं कहीं 4 भी देखने को मिलता है ना, अलग अलग डेटा होता है, 1-2 पॉइंट। तो इतना किलोमीटर स्क्वायर है, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसको आपको हेक्टेयर में पूछें तो 79.70 लाख हेक्टेयर बोल दीजिएगा, लाख हेक्टेयर, ठीक है। इतना लाख हेक्टेयर इसका एरिया है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बात हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, ओके। तो अगर एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करें तो वो आपका 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पे झारखंड में। किसका, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ओके। तो इसको याद रख लीजिएगा 38 लाख हेक्टेयर, यानी कि 79.70 लाख हेक्टेयर है, उसका 38 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन खेती किस पर होता है, जितना पर खेती होता है उसको बोला जाता है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया यानी कि कुल बोया क्षेत्र। तो आपका देखिएगा लगभग आपको 26 लाख हेक्टेयर, कितना, 26 लाख हेक्टेयर पर ही जो है झारखंड में खेती किया जाता है, याद रख लीजिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब झारखंड में बारिश कितना होता है, बारिश 1300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1300 सेंटीमीटर झारखंड में बारिश होता है। यहाँ का मुख्य फसल में सबसे पहले राइस आता है, उसके बाद दाल वगैरह आता है, फिर आपका जो है तिलहन वगैरह आता है जिससे तेल वगैरह निकाला जाता है, तो ये आता है, ओके। मुख्य फसल यहाँ का चावल है, ठीक है। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका हो गया फार्मिंग। देखिए तो सारा डेटा बता दिया। देखिएगा सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ओके। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। आयरन मेल्टिंग वगैरह जो है असुर जनजाति का है ना, झारखंड में जो असुर जनजाति है, ओके, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो वो आयरन मेल्टिंग उन लोग का मुख्य पेशा है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ झारखंड हैज बिकम एक्सटिंक्ट। बोला जा रहा है कि झारखंड के इनमें से कौन सा भाषा जो है विलुप्त हो चुका है। मुंडारी, कुड़ुख, खड़िया या फिर असुरी जनजाति की भाषा। तो देखिए इसका आंसर होगा असुरी। तो असुरी भाषा जो है झारखंड से विलुप्त हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, असुरी भाषा, ठीक है। असुर जनजाति झारखंड में देखने को मिलता है। तो इन लोग का जो बोला जाता है कि जो महिषासुर का नाम सुने हैं ना, तो महिषासुर का वंशज को बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, जो महिषासुर है, बहुत लोग इसको भैंसासुर बोलते हैं, महिषासुर। तो महिषासुर के इन लोग वंशज माना जाते हैं, असुर जनजाति वगैरह, महाभारत में इन लोग का नाम वगैरह आता है, ओके। तो आप लोग सुने होंगे ना, तो ये महिषासुर के वंशज माने जाते हैं। और लोहा गलाना ना, लोहा गलाना इनका मुख्य पेशा होता है, ध्यान दीजिएगा। लोहा गलाना जो है इन लोग का आयरन मेल्टिंग बताया था ना अभी, लोहा गलाना मेन इन लोग का जो है
पेशा होता है। इन लोग जो है से असुर जो देखिएगा पीवीटीज के अंतर्गत आता है ना, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स के अंतर्गत आता है। झारखंड टोटल 8 पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स है, टोटल आपको जनजाति झारखंड में 32 लिस्टेड हैं। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज की बात किया जा रहा था, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे आप लोग देखने को मिला मुंडारी, कुड़ुक और असुरी। क्या होगा? मुंडारी, कुड़ुक, असुरी और संथाली, चारों के चारों भाषा को याद रख लीजिएगा। इन लोग जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है भाषा समूह से बिलोंग करता है। कौन कौन? मुंडारी, उसके बाद यहाँ कुड़ुक बोले, क्या बोले हैं? मुंडारी खड़िया बोले हैं ना, कुड़ुक नहीं। मुंडारी, उसके बाद खड़िया, उसके बाद असुरी और यहाँ पे संथाली, चारों ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है यह भाषा। कुड़ुक भाषा जो है द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना। कुड़ुक आप लोग उरांव लोगों का भाषा देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा, उरांव लोगों का भाषा है कुड़ुक। ओके, तो वह द्रविडियन समूह से बिलोंग करता है। ये बोला जाता है कुड़ुक लोग जो उरांव जनजाति के लोग हैं वह दक्षिण भारत से आए हैं और मुंडा लोग तिब्बत से आए हैं। तो बार बार चर्चा करता हूँ आपसे, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पुनः बताता हूँ, मुंडारी भाषा जो है उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, कुड़ुक नहीं खड़िया बोल रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देखने को मिलेगा असुरी, जो अभी है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और एक है आपको संथाली, यह ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, और कुड़ुक द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करता है, याद रख लीजिएगा। इसका आंसर असुरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो एक पॉइंट है, जो असुर भाषा है इसको लंदन विश्वविद्यालय में, अभी करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको, लंदन विश्वविद्यालय में इसको रखा गया है। ठीक है, वहाँ पे आपको संग्रहालय में रखा गया असुर भाषा को। तो इसके बारे में अगर चर्चा वगैरह चलेगा वहाँ पे क्या था लैंग्वेज वगैरह, तो वहाँ पे संग्रहालय में इसको जगह दिया गया है असुर भाषा को, याद रख लीजिएगा। चलिए लास्ट स्लाइड में एक चीज़ बताना भूल गया ना, एक पंच परगनिया आप लोग को भाषा देखने को मिलता है। पंच परगनिया आप लोग बताया था ना, तो पंच परगनिया की लिपि है आपको झाड़ लिपि। क्या है? झाड़ लिपि। और झाड़ लिपि जो है करमचंद अहीर के द्वारा विकसित किया गया है। झारखंड में अहीर जनजाति जो है, अहीर जाति बोलेंगे, जनजाति, अहीर जाति जो सबसे ज़्यादा है ना, यानी यादव लोग झारखंड में सबसे ज़्यादा है। ओबीसी में आते हैं भाई, आप लोग को जनजाति नहीं बोलूँगा, ये सब बुरा मान जाएंगे। अरे भाई कुछ स्लाइड निकल गया क्या? वैसे कभी कभी करता हूँ, बीच में बोलते रहता हूँ, तो एक बार मुझे याद है अच्छे से, मैं भी अपना वीडियो को देखता हूँ कभी कभी, तो मुझे अच्छे से याद है कि एक स्लाइड नहीं मतलब निकल गया था, कुछ डिस्कस करता है झारखंड का वीडियो, तो ऐसे ऐसे होता है कभी कभी। क्वेश्चन 5 आता है, हु वाज द फर्स्ट मैटायर इन द फ्रीडम ऑफ झारखंड। झारखंड में जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, ओके, सिपाही विद्रोह 1857 आपको मालूम होगा। ओके, तो उसके दौरान बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट मर्टायर कौन थे, मतलब झारखंड के फ्रीडम में, वैसे सिपाही विद्रोह नहीं कहेंगे, उससे पहले भी बहुत सारा विद्रोह झारखंड में हुआ था। तो झारखंड में देखिएगा जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, तो उसमें प्रथम जो थे से मर्टायर यानी कि शहीद कौन थे? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू, या फिर तेलंगा खड़िया। तो इनको याद रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा तिलका मांझी ना। तिलका मांझी थे, इनके नेतृत्व में 1784 में, डेट याद रख लीजिएगा, 1784 में तिलका मांझी विद्रोह हुआ था इनके नेतृत्व में। ओके, तो याद रख लीजिएगा अंग्रेजों के खिलाफ। तो इनको जो है से प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का भी गौरव प्राप्त है। क्या है? तिलका मांझी को प्रथम यानी कि फर्स्ट बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर जो थे झारखंड के, इनका होने का गौरव प्राप्त है। इनको तिलका मांझी जी को, ओके, और प्रथम शहीद होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो याद रखिएगा तिलका मांझी विद्रोह इन्हीं के नाम से है। तिलका मांझी के विद्रोह नेतृत्व में हुआ था 1784 AD। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इनको मान सम्मान में एक चीज़ है, देख लीजिएगा, जो भागलपुर विश्वविद्यालय है, भागलपुर विश्वविद्यालय है जो है से इन्हीं के सम्मान में इनका नाम रखा गया ना, तिलका मांझी विश्वविद्यालय उसका नाम है। ओके, चलिए बाकी बिरसा मुंडा जो है से आंदोलन के जो थे, इसके आपको पता होगा सूत्रधार वगैरह थे। ओके, 2 टाइम इनके ड्यूरेशन में आंदोलन हुआ था 1895 में, और एक हुआ था 1899 से लेकर 1900 के बीच में ना, तो 2 इनका टाइमलाइन है, तो याद रख लीजिएगा 2 टाइम इनका विद्रोह हुआ था। उलगुलान वगैरह था ना। चलिए, उलिहातू गांव में है, ये झारखंड में भगवान के नाम से, धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। इनका जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, उस पर आप लोग जनजातीय गौरव दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइएगा, हूल दिवस आप लोग कब मनाते हैं? हूल दिवस झारखंड में कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए। हूल दिवस, सिंधु कान्हू के बारे में जानते होंगे, 1855 और 56 में विद्रोह हुआ था, उसके आप लोग नेता थे, और उनकी बहन थी आपको फूलो और झानो ना, फूलो और झानो, तो याद रख लीजिएगा उनके बारे में। तेलंगा खड़िया आप लोग को देखने मिलेगा, ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र से आप लोग को लीड किए थे आंदोलन वगैरह को। ठीक है, तो 1800 इनका टाइम पीरियड 1850 से लेकर 60 तक ना, 1850 से लेकर 60 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में लीड किए थे तेलंगा खड़िया। ठीक है, मतलब विद्रोह क्या, जैसे विद्रोह
किए थे अंग्रेज के खिलाफ। ओके, तो ये सारा कुछ कुछ चीज़ें याद रख लीजिएगा। आंसर हो गया आपका तिलका मांझी। तिलका मांझी पंप योजना जो है शुरू किया गया था 2016 में। क्वेश्चन साथ में आ गया तो बता दिया। तिलका मांझी जो पंप योजना है, ओके, शुरू किया गया था 2016 में, याद रख लीजिएगा। रघुवर दास जो उस समय गवर्नमेंट थे, झारखंड के 6th CM थे और फर्स्ट गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और फर्स्ट टाइम जो थे फुल टाइम कवर किए थे वो ना। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए परमवीर चक्र अवार्डी एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट एक्का के बारे में आपको बताना है क्या है, मतलब आप लोगों को स्टेटमेंट पर पहले कंसिडर कीजिए, बाद में आपको बताया जाएगा क्या करना है। ही वॉज बोर्न ऑन 27 दिसंबर 1942, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरेशन में, जिसको आप लोग ऑपरेशन जीरो आवर चला गया था ना उस समय, याद रखिएगा। तो उसी समय आप लोग बोला था जन्म हुआ था उनका गुमला में। कहाँ पे? गुमला में, इन अ क्रिश्चियन फैमिली, और क्रिश्चियन परिवार में, ईसाई परिवार में बोला जा रहा है इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द हीरो ऑफ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इन 1970 एंड फाइनली मर्टायर्ड। और 1971 के वार जो बोला था उसमें आप लोग को जो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स था उसके क्या थे? हीरो थे, नायक थे। ओके, और फाइनली जो है शहीद हो चुके थे। ओके, आपको पता होगा। तो पता क्या होगा, मतलब स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, पता है कि नहीं, सही है। आप तो आगे बताइए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और एस, यानी कि एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एवं स्टेटमेंट बताइए कौन कौन सही है। बात समझ में आ गया? इनका जन्म वगैरह देख लीजिएगा। 27 दिसंबर को बोला जा रहा है गुमला में, वो जरी गांव में ना, यहाँ पे इंग्लिश में शायद नहीं डाला हूँ, जरी गांव का नाम था। ईसाई परिवार में बोला जा रहा है कि उनका जन्म हुआ था। और वे जो थे 1971 के युद्ध में, ठीक है, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, आपको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम वगैरह था, आपको मालूम होगा, मुक्ति वाहिनी फोर्स वगैरह गठन किया गया था। तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के क्या थे? हीरो थे, और वह अंततः शहीद हो चुके थे। तो उनमें से सही कथन का चयन करना है। तो केवल एक, केवल जो है एक और दो, दोनों, या केवल दो, या फिर न तो एक या न तो दो, कौन सा सही कथन है? आपसे पूछा गया है, सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर होगा दोनों के दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो याद रख लीजिएगा 27 दिसंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था। गुमला के क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। गांव का नाम था जरी, हिंदी में दे दिया गया, इंग्लिश में नहीं है ना। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड 1 and 2, ठीक है। और 1970 वार से बिलोंग करते थे। 1971 के वार आप लोग देखिएगा, इसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश को आप लोग क्या बोलते हैं? बांग्लादेश को आप लोग बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। आप लोगों को पता है थोड़ा सा कि मतलब इन लोगों में लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ था पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान में? पहले हम लोग जो थे इंडिया वाले जो थे, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को आने जाने के लिए रास्ता दिए थे, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि जो बांग्लादेश के लोग थे, बांग्लादेश में जो लोग अभी वर्तमान में हैं, वहाँ से बहुत सारे रिसोर्स वगैरह देखने को मिलता है। तो सारा रिसोर्स को वहाँ पे ले जाया जाता था आप लोगों को पश्चिम पाकिस्तान में, और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता था। और इन लोग को देखिएगा कि पॉलिटिक्स वगैरह में कहीं पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता था। तो आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कराइएगा भाई, तो अंततः आंदोलन तो उठेगा ही। ओके, उसी तरह से जैसे जैसे सिजिल वाले लोग आंदोलन करते हैं। ओके, तो यही सारा कहानी था। बाकी जब बांग्लादेश जो है से आप लोग जब आज़ाद हुआ, तो इसको आइडेंटिफाई करने वाला जो है से फर्स्ट जो कंट्री था वो भूटान था, कि जैसे हाँ बांग्लादेश जैसे कोई एक राष्ट्र बन चुका है। ओके, तो यह बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र आइडेंटिफाई करने वाला फर्स्ट कंट्री था भूटान। इंडिया सेकंड था ना, इंडिया तो उसको आज़ाद कराने में रह गया, अब भूटान ऐसे पीछे से बाजी मार लिया, ठीक है। 26 मार्च को इन लोग अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है ना बांग्लादेश में, ठीक है। हो गया, तो चलते हैं, दोनों क्वेश्चन हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ छोटा नागपुर संयुक्त संघ ऑफ 1954। बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ था, छोटा नागपुर या संयुक्त या संयोजिका बोलिए, संयुक्त संघ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एमएल अग्रवाल, सहदेव साहू, सुखदेव महतो या फिर राम नारायण सिंह, कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सुखदेव महतो। सुखदेव महतो जो थे आपको देखने को मिलेगा 1954 में छोटा नागपुर संयोजिका संघ के अध्यक्ष थे। ओके, सुखदेव महतो, आंसर नंबर सी हो गया। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी जो राम नारायण सिंह है आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राम नारायण सिंह जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, याद है आपको 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, उसमें जो है झारखंड का मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कि हमको एक झारखंड अलग चाहिए। कौन थे? राम नारायण सिंह। तो राज्य जो पुनर्गठन आयोग आया 1953 में, तो उसमें यह डिमांड किए थे प्रथम बार कि मुझे झारखंड एक अलग राज्य चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी भाषाई आधार पे, भाषा मतलब लैंग्वेज के आधार पर जो है से बनने वाला पहला स्टेट झारखंड का, सॉरी इंडिया कौन था? तो आंध्र प्रदेश ना, तो इसको याद रख लीजिएगा।
कौन थे? सुखदेव महतो। बाकी सारा चीज़ देख लीजिएगा ये सर 1954 में अगर पूछे कि छोटा नागपुर संयोजी का जो संघ थे उसको स्थापित कब किया गया तो 1954 आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष वगैरह कौन थे? तो सुखदेव महतो आंसर लगा लीजिएगा। राम नारायण सिंह के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ओके, कि वह कौन थे, क्या इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो उसमें जो है से आप लोग झारखंड का जो है से अलग राज्य के लिए डिमांड किए थे, ओके। तो बिहार से आपको पता होगा हम लोग अलग हो चुके हैं 2000 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हु वाज द सीएम ऑफ झारखंड टू डिक्लेयर दुमका द सेकेंड कैपिटल। आपको पता होगा दुमका जो है से झारखंड का दूसरी राजधानी है, ओके। तो वह जो है से कौन से सीएम थे जो कि यह डिक्लेयर किए थे? अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, रघुवर दास या फिर बाबूलाल मरांडी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के फर्स्ट सीएम थे, झारखंड के आपको फर्स्ट सीएम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट सीएम ही इसको डिक्लेयर किए थे कि दुमका जो है आपका सेकंड कैपिटल बनेगा, ओके। चलिए, अच्छा गुमला में एक चीज बताना था आपको, भूल गया वहां पे ना। गुमला में एक चीज याद रख लीजिएगा, टांगीनाथ धाम ना, टांगीनाथ धाम जो है से आपको गुमला में देखने को मिलता है ना, टांगीनाथ धाम। इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसीलिए डिस्कस कर दिया। हु वाज द सीएम ऑफ झारखंड टू डिक्लेयर दुमका द सेकंड कैपिटल? ठीक है, तो इसका आंसर बाबूलाल मरांडी हो गया। दूसरी राजधानी जो डिक्लेयर करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी। आंसर नंबर डी हो गया। अब थोड़ा सा चीज इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। जो बाबूलाल मरांडी थे वो झारखंड में 2000 से लेकर 2003 तक यहाँ पे के सीएम रह चुके थे। क्या थे? देखिएगा झारखंड में ऐसा मतलब विडंबना है कि अब तक कोई फुल टाइम जो है सीएम रह ही नहीं चुका था, ओके। इतना मतलब करप्शन है झारखंड में, देखिएगा तो मतलब पता चल जाएगा आपको, इतना करप्शन है। तो अब तक कोई जो ऐसे सीएम नहीं थे जो कि फुल टाइम कवर किए थे। फर्स्ट आए थे आपका रघुवर दास, जो कि एक जो ऐसे आप लोग को पता होगा, आप लोग का बीजेपी लीड गवर्नमेंट था, तो उस टाइम जो है फर्स्ट सीएम बने थे जो कि फुल टाइम कवर किए थे। तो 2000 से 2003 का टाइम पीरियड था किनका? फर्स्ट सीएम थे बाबूलाल मरांडी जी का, ओके। तो याद रखिएगा यही जो है से किए थे। कोडरमा से लोकसभा के आपको कोडरमा से लोकसभा के सांसद देखने को मिलेंगे, तो इसको इनको याद रख लीजिएगा। और अभी वर्तमान में बाबूलाल मरांडी विपक्ष के नेता है ना, झारखंड विधानसभा ना। चलिए, बाबूलाल मरांडी। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन दोनों ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि 3 बार जो है से मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड के, ओके, याद रख लीजिएगा। और अभी जो चलिए थोड़ा सा बताता हूँ, जो सीएम देखने को मिलते हैं जो अभी कौन है भाई नाम भूल जाता हूँ, हेमंत सोरेन जी। तो हेमंत सोरेन जी सीएम है वो 11वें नंबर के सीएम है ना, याद रख लीजिएगा 11वें नंबर के सीएम हैं, ओके। चलिए, ऐसे ओवरऑल देखिएगा तब तक 6 ही मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड के आधार पर, मतलब जितनी बार बने उसके आधार पर 11वां है। ऐसे टोटल 6 ही है ना, अब तक टोटल 6 ही है, ओके, काउंट कीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट वाज द मस्कट ऑफ 34th नेशनल गेम्स 2011 टू बी हेल्ड इन झारखंड? 34वां राष्ट्रीय खेल आपको आइडिया होगा, हुआ था 2011 में झारखंड में। तो उसका मस्कट यानी कि शुभंकर क्या होता है? शुभंकर एक प्रतीक चिन्ह होता है किसी भी गेम का। तो क्या था आपको बताना है, बेबी बियर, बेबी डियर, बेबी टाइगर या फिर बेबी एलिफेंट? क्या आंसर होना चाहिए? तो लोग सोचे होंगे कि झारखंड का स्टेट एनिमल एलिफेंट है, तो लगा दो भाई एलिफेंट, गलत हो जाएगा, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसका आंसर होगा बेबी डियर। तो बेबी जो डियर है यानी कि बेबी हिरन है, वह जो था झारखंड के 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था। यह कैसा दिखता था? तो देख लीजिए इस तरह का दिखता है। 34th नेशनल गेम्स 2011 लिखा हुआ झारखंड, तो यही बेबी डियर है, ओके। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंग वगैरह है, इस तरह से पता चल जाता है कि हिरन है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चले, ओके। तो यही सारा है, देख लीजिएगा। अब मैप चेंज हो चुका है झारखंड का 4J वाला, ओके। तो कहानी खत्म हो चुका है, तो अब दूसरा आ चुका है सर्कल वाला, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बेबी डियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसको हाइड करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आंसर इज बेबी डियर। 34th नेशनल जो गेम हुआ था झारखंड में, कहाँ कहाँ हुआ था? झारखंड में। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, आरजेडी, आरजेडी है ना लालू यादव का, तो आरजेडी जो है रांची, जमशेदपुर और धनबाद 3 स्थान पे हुआ था। इसका उद्घाटन समारोह आप लोगों को रांची में देखिएगा गणपत राय स्टेडियम, जिसको आप लोग बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वहीं पे इसका उद्घाटन हुआ था। झारखंड ओवरऑल मेडल टैली में देखिएगा 96 मेडल लेकर 5वां स्थान पर रहा था, जिसमें 33 गोल्ड और उसके बाद
26 देखिएगा आपको सिल्वर, और उसके बाद 37 आ जाएगा आपका ब्रॉन्ज मेडल। तो इतना जीत के आपको देखने को मिलेगा। झारखंड जो है सिर्फ 5वां स्थान पे रहा था। फर्स्ट में देखिएगा आप लोग जो बहुत सारा सर्विसेज होता है ना, सर्विसेज और स्पोर्ट्स कमीशन बोर्ड वगैरह, तो उसमें टॉप नंबर पे आया था। इन लोग 70 गोल्ड टोटल जीता था। ओके, तो मेडल टैली देखिएगा, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे झारखंड का देखिएगा। ओके, तो झारखंड से भी कुछ कुछ ज़्यादा वगैरह जीते हैं, लेकिन मेडल टैली में इनको ऊपर स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि जो ज़्यादा गोल्ड जीता है ना, उसको जो है से महत्व ज़्यादा दिया जाता है। तो उस तरह से झारखंड 5वां स्थान पर आया था, क्योंकि इसके पास 33 गोल्ड था। तीसरा कुछ कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारा चीज़ हो चुका है आपको। अब कब हुआ था देख लीजिएगा। यह गेम आपको 12 से लेकर 26 फरवरी 2011 में देखने को मिला था। कहाँ हो गया तो सारा तो बता ही दिया। आई होप कि कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और कुछ या सफिशेंट है। ठीक है, इतना सारा गेम। एक चीज़ और, इसमें 36 टीम भाग लिए थे। 34 गेम में 36 टीम भाग लिए थे टोटल। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर हो गया। झारखंड का है ना भाई, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर दिखाई दिया तो अब कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। क्वेश्चन 10 आता है, हु हेड्स द झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। एक झारखंड जो है से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है, तो उसको कौन हेड करता है। अब देखिए, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग झारखंड में आए, ठीक है, झारखंड में आप लोग देखिएगा तो एफडीआई के मामले में झारखंड जो है भारत में 5वां स्थान इसका है। तो एफडीआई में इसका 5वां स्थान है झारखंड का। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ अगर यहाँ पे उद्योग वगैरह लगाया जाता है तो क्लियरेंस लेना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहीं पे कोई फैक्ट्री लगाना है, तो आपको इन्वायरमेंट से क्लियरेंस लेना होगा कि आप लोग कितना ज़्यादा धुआं लगाएं, धुआं वगैरह निकालने वाले हैं, किस तरह से जब सीवेज वगैरह निकालेंगे तो उसको मैनेजमेंट आप लोग करने वाले हैं। तो बहुत तरह से आप लोग को क्लियरेंस लेना होता है। तो सारा क्लियरेंस वगैरह कौन देते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात है। तो बताइए कि इसका जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, ठीक है, उसको हेड कौन करते हैं, यही बताना है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि अभी रवि रंजन जी हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी, कौन होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस के बेसिस पे भी आप थोड़ा सा टिक लगा सकते हैं कि सारा जितना भी कामकाज वगैरह होता है स्टेट में, वह चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत होता है। तो चीफ मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं इसको, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। और झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक्ट कब आया, तो 2015 में। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पास्ट में आ चुका है जेपीएससी में, ये क्वेश्चन आ चुका है जेपीएससी में। मैं तो क्वेश्चन यहाँ बना रहा था तो चेंज कर दिया था। ओके, बाकी इसके अलावा भी देखिएगा, जो चीफ मिनिस्टर किसको हेड करते हैं आप लोग को पता होगा। जो स्टेट में क्या है, स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वगैरह देखते होंगे, एसडीएमए। तो एसडीएमए को हेड करते हैं कौन, तो एसडीएमए के हेड भी आप लोग को चीफ मिनिस्टर ही करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बताया था ना कि जो नेशनल जो था से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वगैरह था, आया था। ओके, 2004 वगैरह का 2004-5 में आया था। तो वहाँ पे एक्ट बना था 2005 में। तो उसके तहत जो है से हर एक स्टेट वगैरह में भी इसको जैसे मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वगैरह बनाया गया था। तो उसको भी हेड आपको चीफ मिनिस्टर ही देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, जिला वगैरह में डीएम वगैरह भी करते हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आंसर हो गया आपका चीफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब थोड़ा सा कंप्यूटर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज थोड़ा सा ना क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि जो टेक्स्ट वगैरह है उसका जो साइज है वो ज़्यादा कम है ना। आज 20 रख दिया ना, नॉर्मली मैं 24 रखता हूँ। ओके, आज 20 रह गया, ज़्यादा छोटा हो गया ना, तो मैनेज कीजिए इसको थोड़ा सा। अगली बार से थोड़ा सा आज लास्ट कर दूंगा इसको। Which of the following keyboard shortcuts is equivalent to Ctrl+S to save an open file in MS Word। आप लोग को बताना है कि जो MS Word होता है उसमें Ctrl+S किसके लिए होता है, तो Ctrl+H होता है सेव करने के लिए। तो उसी फंक्शन को आप लोग को और अलग शॉर्टकट्स की के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं, फंक्शन करा सकते हैं। तो वह कौन सा शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, तो वह होगा आपका Shift+F12। क्या होगा, Shift+F12 का यूज करके आप लोग सेव कर सकते हैं। ओके, इसको याद रख लीजिएगा, Shift+F12 वगैरह होगा। ओके ना, तो इसको याद रख ले। आंसर हो गया। टोटल फंक्शन की जो कंप्यूटर कीबोर्ड पर देखिएगा तो 12 होता है। कितना, 12 फंक्शन कीज होता है अलग अलग फंक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए। F1 जो होता है वह क्या होता है, F1 आपको हेल्प मेनू वगैरह प्रोवाइड कराता है ना। चलिए, ये 12 तक बता दिया, बहुत सारा होता है इसको। ओके, देख लीजिएगा, इसका Shift+F12 हो जाएगा। शॉर्टकट की ओर को पता होना चाहिए, Ctrl+S वगैरह। कुछ कुछ शॉर्टकट की आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, बहुत दिन हो गए। ओके, पहले Ctrl+X देख लीजिए, क्या है Ctrl+X।
उसके बाद कंट्रोल प्लस भी देख लीजिए, कंट्रोल प्लस सी देख लीजिए, कंट्रोल प्लस आप लोग पी देख लीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस एस देख लीजिए, कंट्रोल प्लस एन देख लीजिए, कंट्रोल प्लस आई देख लीजिए, कंट्रोल प्लस आई के बाद जेड देख लीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस पी हो गया, आई देख लिए, और भी सारा कुछ होता होगा, सब चीज़ तो माइंड पे एक बार में आता भी नहीं है तो चलिए कुछ आता है तो बताता हूँ। देखिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, नाम है एक्स, एक्स मतलब कट कर दिए, क्या कर दिए, कट कर दिए, तो इस कट करने के लिए यूज होता है। और कंट्रोल प्लस सी जो होता है कॉपी करने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस बी जो होता है पेस्ट करने के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस जो कॉपी होता है सी कॉपी, और एक से होता है कट, और कंट्रोल प्लस बी होता है पेस्ट। ओके, कंट्रोल प्लस पी मतलब कंट्रोल प्लस पेस्ट नहीं होता है। कंट्रोल प्लस पी आप लोग यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस अभी बताया, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस एन आपको न्यू स्लाइड ऐड कर देगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस आई जो होता है कोई लेटर को इटैलिक कर देगा, क्या करेगा, इटैलिक कर देगा। जिस तरह से सब लिखा होता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ऐसे करके, तो वो इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए होता है। अंडू क्या होता है भाई, अंडू मतलब होता है जो आप पहले कर चुके हैं उसको यथावत स्थिति में पहुंचा दीजिए, वही उसको बोलते हैं अंडू। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, तो इसको आप लोग यूज करते होंगे। ओके, चलिए कंट्रोल प्लस यू देख लीजिए। चलिए आ गया, कंट्रोल प्लस यू आप लोग अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। सॉरी, सिंगल अंडरलाइन, डबल नहीं, उसका अलग फंक्शन होता है। तो कंट्रोल प्लस यू आप लोग अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। तो सब कुछ कुछ शॉर्टकट के याद रखें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन सेंटर टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब अलाइन सेंटर क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, पहले चर्चा कर लेते हैं। तो कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है MS वर्ड में जिसमें अलाइनमेंट वगैरह होता है। तो पहले तो अलाइनमेंट वगैरह समझा दूं तब तो बताऊं। अलाइनमेंट मतलब होता है कि टेक्स्ट को आप लोग को देखिएगा, मान लेते हैं कि मेरा एक पेज है, क्या है, मेरा यह पेज है, ये 4 साइज का सीट है, 4 साइज का सीट है, ऐसे होता है, A4 साइज का मेरा सेट है। तो हमको टेक्स्ट को कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, हमको ऐसे लिखना है, इधर से लिखना है, कि इधर से लिखना है, ऐसे लिखना है, ओके, मतलब इधर से करना है या मिडिल में लिखना है। तो इस तरह से जो वर्ड का अरेंजमेंट होता है किसी पेज में, उसको अलाइनमेंट कहा जाता है, कि टेक्स्ट वगैरह को आपको किस तरह से अरेंज करके रखना है किसी पेज पर, कैसा दिखना चाहिए, तो उसको आप लोग अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस अलाइनमेंट के लिए अलग अलग अलाइनमेंट होता है, क्या होता है, अलग अलग अलाइनमेंट होता है। तो पहले उसको चर्चा कर लेंगे तब क्वेश्चन पाएंगे, क्योंकि समझ में आएगा ही नहीं है ऐसे अगर शुरू कर दें तो। देखिए कुछ कुछ अगर देखिएगा आप लोग वर्ड वगैरह देखे होंगे तो इस तरह का चीज़ देखने को मिलता है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इस तरह का आप लोग को चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये सब अलग अलग टाइप ऑफ अलाइनमेंट देखने को मिलता है। तो सारे अलाइनमेंट के बारे में बताता हूँ कि सब क्या क्या डिनोट करता है। देखिए यह लेफ्ट अलाइनमेंट यूज होता है, क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से लिखना। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट को बाउंड्री को पकड़ के चल रहा है, लेफ्ट को। इधर देखिएगा सेंटर अलाइनमेंट है, जो कि क्वेश्चन था आपका, क्या था, सेंटर, यानी कि सेंटर में अलाइनमेंट रहेगा। उसके बाद ये राइट अलाइनमेंट है, यानी कि राइट साइड से आपको देखने को मिलेगा कि राइट के बॉर्डर को पकड़ के चल रहा है। अब यह जस्टिफाई करता है, यानी कि पेज के अनुसार अपने आप ये एडजस्ट होता है। ओके, पेज के अनुसार अपने आप ये एडजस्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई करना। क्या करता है, जस्टिफाई करना। अब सबका शॉर्टकट किस यहाँ पे देख लीजिएगा, बता देता हूँ। जैसे लेफ्ट अलाइन है तो इसका कंट्रोल प्लस एल होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल। इसके बाद सेंटर अलाइनमेंट जो कि आपको क्वेश्चन था, इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस सी, नहीं, कंट्रोल प्लस ई होता है उसका। कंट्रोल प्लस सी का तो एक अलग ही काम होता है, पता होगा, कॉपी करने के लिए। राइट अलाइनमेंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस आर होता है, कंट्रोल प्लस आर होता है। और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे होता है। तो यही सारा शॉर्टकट की अलग अलग अलाइनमेंट में यूज होता है। तो आई होप कि आइडिया मिल चुका होगा ना। तो इसके लिए क्या था, यूज टू सेंटर अलाइन। तो सेंटर के लिए क्या होता है, सेंटर के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे ना, कंट्रोल प्लस ई का। आर के लिए राइट अलाइनमेंट, जे के लिए आप लोग किसका करते हैं, या जे आप लोग करते हैं जस्टिफिकेशन के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। और यू होता है तो अलग ही शॉर्टकट की है ना, अंडरलाइन के लिए यूज होता है, ये बताया था ना, तो उसके लिए यूज होता है। आंसर हो गया कंट्रोल प्लस ई ना, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत वगैरह, अलाइनमेंट समझ में आ चुका है, तो इतना सारा चीज़, सारा शॉर्टकट वगैरह आप लोग सीख चुके हैं, इतना सारा चीज़ क्वेश्चन आते हैं इसे ना, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा टॉपिक वगैरह MS ऑफिस के आप लोग को पता होगा कि MS ऑफिस मेंशन है सिलेबस में, और MS ऑफिस के अंतर्गत सारा चीज़ आता है। MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया,
आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ आता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ओके। तो इस तरह क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। तो कंप्यूटर का बहुत सारा वीडियो आपको पास पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और शायद कल लगता है मंडे को आप लोग का कंप्यूटर का ही वीडियो आएगा, बहुत दिन हो गए। ये हम मतलब कल सैटरडे को एक भी वीडियो नहीं है ना, सैटरडे को थोड़ा सा मेरे परिवार के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, ओके। तो मम्मी का कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो चुका था, तो जिसके चलते मैं वीडियो नहीं ला पाया। तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे दिन भर डॉक्टर के पास रहना पड़ा, तो उसमें नहीं कर पाया। सिचुएशन तो बहुत ख़राब था, बट क्या करें, फिर भी तो बैक टू द प्लेन आ चुका हूँ। अब देखिए चलता है सारा चीज़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिक्विड फील्ड बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। ये सारा आपको जीएनएम का एग्जाम हुआ था, ओके। जीएनएम का उसका उसमें पूछा जा चुका है। एएनएम और जीएनएम का फुल फॉर्म बताइए, देखते हैं किसको किसको याद है, कितनी बार तो बता चुका हूँ। एएनएम और जीएनएम का बताइए फुल फॉर्म। मैं भी याद कर रहा हूँ आपकी तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिक्विड बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना। उसका फंक्शन क्या होता है बताइए। देखिए आप लोग देखोगे ये आपका आई है, तो चलिए दूसरा आई पर ले चलते हैं। सारा आई का फंक्शन थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर दूंगा, ओके। क्वेश्चन बने तो बन जाना चाहिए। ये देखिएगा आपको विट्रस ह्यूमर देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये जो द्रव देखने को मिला है वह जो है से यानी किसके बीच पूछा है आपका आई लेंस। यहाँ पे ये देखने को मिला जो क्रिस्टलाइन लेंस है, इसी को आई लेंस बोलते हैं। तो यह जो लेंस है और रेटिना यहाँ पे है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो इसके बीच जो लिक्विड है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, समझ गए। अब आइए ऑप्शन पढ़वाते हैं आपसे, पढ़िए ऑप्शन। ऑप्शन पढ़िए, टू प्रोवाइड द आई इट्स डेंसिटी, आई को इसका घनत्व प्रदान करता है। टू प्रोवाइड द आई इट्स, अरे भाई अपवर्तन, यानी कि यहाँ पे इसको अपवर्तन है ना, तो उसमें रिफ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन। टू प्रोवाइड द आई टू इट्स फॉर्म एंड शेप, यानी कि आंख को उसको क्या करता है, स्वरूप और आकृति प्रदान करता है। टू प्रोवाइड द आई इट्स ब्यूटी, यानी आंख को ब्यूटी यानी कि सुंदरता प्रदान करता है। क्या फंक्शन होना चाहिए, तो जो बीच में जो द्रव होता है तो उसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द आई इट्स फॉर्म एंड शेप, यानी कि आंख को देखिएगा उसका स्वरूप और उसकी आकृति प्रदान करने के लिए इसका यूज होता है, ओके। तो जो आप लोग विट्रस ह्यूमर अभी देखे थे ना, उसका फंक्शन मेन यही होता है। बाकी आप लोग का आंख देख लीजिएगा। जिंदगी में कहा जाता है आई आपका 5 सेंस ऑर्गन में से एक है, ओके। और ये बोला जाता है कि जीवन भर में आंख जो होता है उसका आप लोग देखिएगा 2.3 सेंटीमीटर, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। कितना, 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और पूरे जीवन काल में आपका आंख का साइज कभी बढ़ता नहीं है, ओके। इस तरह पुपिल वगैरह देख लीजिएगा, ओके। यहाँ से ब्लैक वाला पार्ट है, उसका स्केल्डा व्हाइट पार्ट होता है, और आइरिस यहाँ पे ये वाला पार्ट देखने को मिलता है। तो कुछ कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ से थोड़ा सा चीज़ आपको बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा। जो आंख में जो लाइट होता है वो पुपिल से प्रवेश करता है, और आइरिस जो होता है से आंख में जो है प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है। ऐसा देखिएगा कि जो कॉर्निया का आउटर सरफेस होता है, यहाँ से बताते हैं, कॉर्निया का जो आउटर सरफेस आप लोग देखते हैं यहाँ से आउटर सरफेस वगैरह, तो इससे वगैरह लाइट जो है से यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है और उसके बाद जाता है यहाँ पे आपको पुपिल में। और पुपिल के साइज को आइरिस जो है से कंट्रोल करता है, और आइरिस जो है से यही करता है कि आंख में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होता है यानी लाइट का अमाउंट को आइरिस कंट्रोल करता है। याद रख लीजिएगा, लाइट का जो अमाउंट है उसको कंट्रोल आइरिस करती है, और आंख का जो कलरफुल पार्ट होता है वो आइरिस ही होता है ना, इसको याद रख लीजिएगा, आइरिस। क्लियर, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाकी इस वाला डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ बताता हूँ, जैसे देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिएगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे उल्टा इमेज बनता है। लेकिन यहाँ से जो देखिएगा बहुत सारा रॉड्स एंड कॉन्स वगैरह होते हैं यहाँ से, ठीक है, यानी कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यानी जैसे लाइट आता है सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये सारा करते क्या है, आपको यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह को ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपको ब्रेन को भेज देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेन को भेज देते हैं। अब ब्रेन जो है से उस इमेज को इंटरप्रेट करके आपको सीधा जो है से आपको मतलब इमेज जो है से आभास कराता है, कुछ चीज़ सीधा है, ठीक है। चलिए, और इसमें तो आप लोगों को पावर ऑफ एकोमोडेशन तो पता होगा ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन वगैरह पता होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन लेंस का वह पावर जिसके चलते अलग अलग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके फोकस दूरी को अपने आप को ये क्या करता है, मैनेज कर लेता है, उसको आप लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। थोड़ा सा आश्चर्य नहीं लगता है, जैसे कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो जैसे कि कोई भी लेंस या मिरर ले लें, क्या ले लें, कोई लेंस या मिरर ले लिए होंगे, तो अलग अलग डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट रखा गया था, क्या रखा गया था, अलग अलग डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट रखा गया था,
तो उसका इमेज अलग अलग तरह से बना था, याद है आपको? जब अलग अलग रखे थे तो उसका इमेज अलग अलग तरह से बना था। ओके, जब यहाँ रखे थे तो ऐसे चला गया था, ऐसे वगैरह, ठीक है, तो फिर वगैरह ऐसे गया था तो इधर बन गया था। तो क्या हुआ था, अलग अलग डिस्टेंस पे जो इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज अलग अलग बनता है। लेकिन ऐसा भाई आंख में क्या है जो कहीं भी आप लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं आप लोग का रेटिना पे इमेज बनता है। तो उसको आई का जो पावर है, जिसको आप लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, इसी के चलते सारा यह कहानी देखने को मिलता है। किसी भी आप डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखिए और उसका फोकस दूरी को मैनेज करके आपका इमेज रेटिना पर ही बनाएगा, अगर आंख सही है तब, ठीक है। अगर हाइपोमेट्रोपिया, मायोपिया, ओके, या फिर प्रेस बायोपिया या फिर कैटरेक्ट वगैरह नहीं हुआ है, एस्टिग्मेटिज्म, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एस्पिरिन का नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे तो सुना देते हैं आपको। एस्पिरिन का जो नाम नहीं सुने हैं भाई, सुने होंगे आप लोग, ओके। सब मजाक करता हूँ भाई, थोड़ा सा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। इंजॉय करके पढ़िए, ज़्यादा कष्ट मुझे भी है, ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, इसी का नाम जिंदगी है। एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो एस्पिरिन जो आप लोग देखने को मिलेगा वह किस एसिड से बनाया जाता है, किस एसिड से बनाया जाता है, आइए दिखाते हैं। ये सारा आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को सैलिसाइलिक एसिड देखने को मिलता है, वहाँ से COOH है। एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH होता है, याद रख लीजिएगा। एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH, और अल्कोहल लास्ट में OL होता है ना, याद रख लीजिएगा। तो इसका ग्रुप होता है OH, क्या होता है, ग्रुप होता है AOH, फंक्शनल ग्रुप ना। किसी भी आप लोग को देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो गुण होता है वह जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह बोला जाता है इसको। तो उसके साथ देखिएगा यहाँ पे जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन कराया गया, तो उसके बाद जो है से आपको बना एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बना, जिसको आप लोग शॉर्ट में एस्पिरिन बोल दिए। क्या बोल दिए? शॉर्ट में एस्पिरिन बोल दिए। तो इसको याद रखिएगा, आपसे ये सब पूछेंगे नहीं, एक एसिड वगैरह पूछ दिए, एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह पूछ सकते हैं। इसका नाम पूछा जाता है कि एस्पिरिन का दूसरा नाम या केमिकल नेम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बाई प्रोडक्ट इसका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, एसिटिक एसिड इसका बाई प्रोडक्ट बनता है। जैसे बताया था कि जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है, साबुनीकरण, उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, उसमें ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल 1 2 3 ट्राइओल बनता है, ठीक है। तो वहां से देखे होंगे आप लोग, तो वो सारा जो चीज है तो उसमें जो है से बनता है बाई प्रोडक्ट। तो एसिटिक एसिड भी आपका ऑप्शन में था, तो हो सकता है कि बाद में पूछ दें कि जो एस्पिरिन बनता है उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, ओके। तो बाई प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड भी बनता है, तो याद रखिएगा आंसर इसका हो गया सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड जो है से यूज होता है एस्पिरिन के फॉर्मेशन में। अब एस्पिरिन करता क्या है भाई, देखिए एस्पिरिन वगैरह का अलग अलग फंक्शन है, हार्ट अटैक वगैरह का पेशेंट वगैरह के लिए, ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए, ठीक है, इसका यूज वगैरह एस्पिरिन का किया जाता है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा कहानी है इसका। सल्फ्यूरिक एसिड को आप लोग किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को आप लोग किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपका बॉडी में पाया जाता है ना, जो आप लोग का पेट होता है, स्टोमक, वह जो है से आपको एसिडिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसका पीएच का मान जो होता है से 1.2 होता है, एसिडिक नेचर का होता है ना। चलिए, भोजन में जो कीटाणु आप लोग खा जाते हैं तो उसी को मारता है। बिना हाथ धोए खा रहे हैं ना आप लोग, खा रहे हैं बिना हाथ धोए, पता है। अभी कुछ दिन पहले का वाक़या था, जब मैं बाहर में गया था कुछ खाने के लिए, तो वहाँ पे एक आदमी खाया, बस हाथ भी नहीं धोया। मैं पूछा उससे कि आप लोग हाथ नहीं धोते हैं, तो मतलब कुछ बोला भी नहीं, मतलब हाथ नहीं धोने पर भी उसको गर्व था। गजब। और एसिटिक एसिड याद देख लीजिएगा आपको, यह विनेगर में पाया जाता है ना, विनेगर में पाया जाता है, सिरका में ना, इसको सिरका बोला जाता है, ठीक है। इसका कितना सोल्यूशन 5 to 8% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जो होता है, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, उसको आप लोग सिरका के नाम से जानते हैं। बाकी एक याद रख लीजिएगा, एक ऑक्जेलिक एसिड आता है। क्या आता है? ऑक्जेलिक एसिड। अब पूछेंगे कि आपका शर्ट पैंट में अगर हम दाग लग चुका है, छूट नहीं रहा है, तो कौन सा एसिड यूज कीजिएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज कीजिएगा, ठीक है, तो छूट जाएगा भाई। सैनिटाइजर वगैरह से छूट जाएगा ना, थोड़ा सा लगा कर देख लीजिएगा। द स्मॉलेस्ट इम्यूनो एसिड इज, बोला जा रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट इम्यूनो एसिड कौन है। और थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पे एक चर्चा थोड़ा सा याद आ रहा है कि एस्पिरिन वगैरह का जब देखिएगा, यहाँ पे पर्सन का नाम था फेलिक्स हॉफमैन, तो यही एस्पिरिन के निर्माण में थे 1897 ना, 1897 में फेलिक्स जो हॉफमैन थे वही एस्पिरिन वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह किए थे, तो इसको याद रख लीजिएगा। उसी समय 1897 में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था ना, जे टॉमसन के द्वारा। द स्मॉलेस्ट इम्यूनो एसिड इज, अब स्मॉलेस्ट इम्यूनो एसिड आपको बोला गया है कि कौन सा है। टायरोसिन बोला गया है, एलानिन बोला गया है, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, फिनाइल है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, फिनाइल जो है से फिनाइल
एलानिन था, थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ है। उसके बाद ग्लाइसिन है। तो क्या होना चाहिए, तो देखिए जो सबसे स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड होता है वो होता है आपको ग्लाइसिन। क्या होता है, ग्लाइसिन, इसको याद रख लीजिएगा, ग्लाइसिन। अब इसको थोड़ा सा चर्चा भी कर देते हैं, डायग्राम के साथ है, टेंशन ना लें। देखिए यही तो आपका स्ट्रक्चर होता है, आपको देख लीजिएगा थोड़ा सा एमिनो एसिड का, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप है आर। आर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे इसको, आप लोग अल्कलाई अल्कलाई ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1 होता है, ठीक है। और जब संतृप्त होता है तो n इक्वल आप लोग 1 से पुट करेंगे CH3 वगैरह, तो यानी कि इस तरह से बनता है। तो इसका बॉन्ड लगा होता है यानी कि जुड़ेगा। तो सबसे जो लेटेस्ट बनता है यानी कि सबसे छोटा जो बनता है, जब इसके पास H रख दिया जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा इसको रिप्लेस कर दिया गया है H से, बाकी सब तो सेम है, यहाँ NH2 वगैरह लगा हुआ ऊपर कर दिया गया, आगे पीछे वगैरह डायग्राम सर्च किया तो ऐसा मिला। तो इसको देख लीजिएगा ग्लाइसिन है, तो यहाँ पे H है से पूरा कर दिया गया। तो जैसे ही इसको H दिया गया, ये कार्बन का वैलेंसी 4 मेंटेन हो गया। क्या हो गया, कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यानी कि जो नॉर्मल टाइप का बनता है, एकदम जनरल टाइप का जो एमिनो एसिड, वह ग्लाइसिन ही होता है, ठीक है। तो इसको ग्लाइसिन नाम है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका GNM में क्वेश्चन पूछा गया था ना, झारखंड का। झारखंड देखिए बोर्ड अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछती है, मज़ा आ जाता है जब देखता हूँ क्वेश्चन है, तो मतलब मज़ा आ जाता है। ये हो गया ग्लाइसिन, क्या हो गया, ग्लाइसिन आपका आंसर हो गया ना। चलिए, एमिनो एसिड वगैरह प्रोटीन का टूटने वगैरह के बाद बनता है, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। और इसमें पेप्सिन वगैरह जो एंजाइम वगैरह काम करता है। और फैट जो होता है, आपको याद है ना, फैट वगैरह उसमें एमाइलेज हार्मोन का एमाइलेज कैटालिस्ट वगैरह काम करता है, ठीक है। चलिए, कैटालिस्ट याद रख लीजिएगा आप लोग को, एक ऐसा मतलब पदार्थ वगैरह बोल सकते हैं, मटेरियल वगैरह होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है ना। ऐसा कभी भी कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ओके, चलिए, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ग्लाइसिन। तब भाई फ्लो फ्लो में याद है कितना मार्क्स आया, भूल चुके हैं। चलिए बताइए कितना स्कोर आया, बिना लिखे कोई नहीं जाएगा, ठीक है। अब दो चीज़, आपको जय हिंद जरूर लिखें और अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। 15/15 किसका किसका आ गया, लिखिए ज़रा। चलिए 15/15 आ गया तो गर्व कीजिए अपने आप को, और अगर नहीं आया है तो अपना कोशिश कीजिए कि आपको उत्तम कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।